साइज को कम किया जाए तो 2 mmHg ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लो होता है। तो इसलिए हमें टारगेट का ध्यान में रखना है, जैसा कि पहले बताया कि जो है तो तीसरा जो है कि जो एज ग्रुप में अगर बात करें तो बहुत सारे एज ग्रुप में बहुत सारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कंट्रा इंडिकेटेड भी होती है, या फिर डिफरेंट सिस्टेमिक डिजीज के कंडीशन में कंट्रा इंडिकेशन हो सकती है। तो इसलिए हमें टारगेट रखना है। थर्ड क्या है कि हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में इसको एलएसएम के नाम से जाना जाता है। एलएसएम में सबसे पहला क्या है, डाइट। डाइट एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहला क्या है, डाइट। डाइट में हम हमेशा प्रीफर करते हैं, जो भी कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव हो तो उसको नैश डाइट देना चाहिए, नैश डाइट देना चाहिए। ओके, नैश डाइट क्या होता है, कोई बता सकता है नैश डाइट क्या होता है? नहीं पता सर। नैश डाइट जो है वो उस डाइट को कहते हैं जिसमें मोस्टली पूरी तौर पे पूरा अनाज हो, पूरा अनाज हो। डाइट इसको इस तरह से कहते हैं कि डाइटरी अप्रोच ऑफ टू स्टॉप हाइपरटेंशन, इसलिए इसको नैश डाइट कहते हैं, डाइटरी अप्रोच ऑफ स्टॉप हाइपरटेंशन। तो इसमें पूरा अनाज होता है, डायरेक्ट पूरा अनाज होता है, इसको प्रोसेस्ड फूड में काउंट नहीं किया जाता है। जैसे आप किसी को चना दे रहे हैं, उबला हुआ सॉरी फूला हुआ चना, या फिर जो है मूंग दे रहे हैं, या फिर उबाला हुआ डायरेक्ट सिर्फ उबाला हुआ मक्का दे रहे हैं, या फिर जो भी सलाद के तौर पे या फल जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो एक चीज तो ये हो गई कि होल ग्रेन एंड जो है अनप्रोसेस्ड फूड, क्योंकि ज्यादातर टाइम क्या होता है कि खाना बनाने में हम लोग सॉल्ट वगैरह का यूज करते हैं, या जो भी टेस्ट के लिए है उसका यूज करते हैं। जो नेचुरल रॉ मटेरियल होता है उसमें हम लोग नहीं यूज करते हैं। तीसरा, रिड्यूस सॉरी सेकंड डैश डाइट के बाद क्या हो जाएगा, रिड्यूस सोडियम इंटेक, रिड्यूस सॉल्ट इंटेक या सोडियम इंटेक। रिड्यूस सोडियम या सॉल्ट इंटेक में इतना आपको ये सिर्फ ध्यान में रखिए कि अगर आप 1 टी स्पून यानी 5 ग्राम, 1 टी स्पून अगर आप सॉल्ट लेते हैं तो उसमें 2300 मिलीग्राम सोडियम पाया जाता है, 2300 मिलीग्राम सोडियम पाया जाता है। तो अगर आपने 2300 मिलीग्राम 1 टी स्पून अपने खाने से घटा दिया 24 घंटे में, तो 2300 मिलीग्राम आपने सोडियम घटा दिया, और 2300 मिलीग्राम सोडियम घटा दिया तो सोडियम वाटर रिटेंशन को आपने कम किया। ठीक है, और जहां तक सोडियम रिड्यूस करने की बात है, तो अगर आप सोडियम रिड्यूस करते हैं तो 5 से 6 mmHg तक ब्लड प्रेशर को घटा सकते हैं। अगर आप 1 चम्मच नमक को रिड्यूस करते हैं तो वैसी सूरत में 5 से 6 mg तक इसको 6 mmHg तक घटा सकते हैं ब्लड प्रेशर को। थर्ड है, ये तो सेकंड हो गया डैश डाइट और रिड्यूस सोडियम इंटेक। थर्ड है इंक्रीज पोटासियम डाइट इन योर डाइट, इंक्रीज पोटासियम इन योर डाइट। तो पोटासियम का इंक्रीज कीजिए अपने डाइट में। उसके लिए जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह है जो रिच ऑफ पोटासियम है, रिच ऑफ लाइकोपीन्स है, इसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे
लाइकोपिन रिच में अगर हम बात करें तो टमाटर, स्ट्रॉबेरी, या फिर आपको एप्पल, ये वहीं आपका अगर रिच पोटासियम से स्पेशली बात करें ऑरेंज, फिर आपका हो गया बनाना, नाशपाती, अनानास, ये सब रिच ऑफ पोटासियम होता है। तो आप रिच ऑफ पोटासियम को डाइट में शामिल कर सकते हैं। हाँ, रिच ऑफ पोटासियम में आपको स्पाइसेस स्पाइसेस भी आते हैं, तो खाने में स्वाद लेने के लिए स्पाइसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें हो गए। चौथी चीज डाइट में क्या होगी? लो कार्ब, हाई प्रोटीन, लो फैट। लो कार्ब, हाई प्रोटीन एंड लो फैट। लो कार्बोहाइड्रेट से मुराद ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए, लेकिन फाइबर कम नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए, लेकिन आपको फाइबर कम नहीं करना है। इसलिए अगर आप चाहे तो गेहूं चावल खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरी तौर पे अनाज नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए वरना स्टूल का बल्क नहीं बनेगा, वरना स्टूल का बल्क नहीं बनेगा। इसलिए पूरी तौर पे अनाज नहीं छोड़ सकते। भले आप गेहूं चावल छोड़ दीजिए, उसकी जगह आप मक्के का इस्तेमाल कीजिए, चने का इस्तेमाल कीजिए, चना, मूंग, मटर, ये। लेकिन तो इससे आप रिड्यूस कर सकते हैं कार्ब को। वहीं प्रोटीन को बढ़ाने के लिए आप एक तो जो वेज सोर्सेज है प्रोटीन, हाई प्रोटीन के, चना, इसके अलावा आपको जो भी दलहन है वो, फिर इसके बाद आपको सोयाबीन, पनीर, ये सब। नॉन वेज सोर्सेज में अगर हम प्रोटीन का देखें तो जितने भी टाइप के मीट्स हैं सब रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। लेकिन इस बात में ध्यान रखना है कि कहीं रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हाई लेने के चक्कर में हम फैट को तो नहीं हाई कर रहे हैं। तो इसलिए एडवाइस जो है वो लीन मीट है। आपको अगर लीन मीट कैसे मिलेगा, तो लीन मीट का सिंपल सा ये है कि पहले आप मीट लीजिए और मीट को लेके उसका सूप बना दीजिए। सूप को साइड कर दीजिए, उसमें जो मीट का ये पीस बचेगा उसको अलग निकाल के रख लीजिए। सूप बाकी लोगों को पिला दीजिए। आप सिर्फ इसको बना करके, चाहे वो आप ग्रिल करके खाते हैं या सालन बना के खाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लीन मीट का आपको इस तरह से मिल सकता है। या फिर जो भी बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी है या आउट ऑफ इंडिया देखेंगे, और स्पेशली डेवलप्ड कंट्री में, तो वहां पे पैक्ड मिलता है, लीन मीट भी पैक्ड मिलता है। वो लोग बाजाब्ते एक एक अंश फैट के उस मीट में से निकाल देते हैं, और प्योर लीन मीट जो है पैक्ड मिलता है। तो आप अगर ऐसी जगह पे रहते हैं जहां आपको फैसिलिटी अवेलेबल है कि लीन मीट मिलता है, जैसे सिंपल सऊदी में भी, गल्फ कंट्रीज में भी आपको लीन मीट मिल जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आप लीन मीट का यूज कर सकते हैं। थर्ड, सॉरी, नेक्स्ट डाइट में क्या हो जाएगा कि लो फैट डाइट रखना है। उसमें आपको खाना बनाने से लेके और जो भी खाने की चीजें आप बना रहे हैं, जैसे ये बताया, तो आप हाई प्रोटीन के सोर्सेज के तौर पे एक चीज और, एग बहुत ही ये है। अगर आप एक एवरेज सब कुछ खाना छोड़ दें, सिर्फ आप सब्जी, फल और एग ले, तो बहुत तेजी से अपने वजन को रिड्यूस कर सकते हैं। सब्जी, फल और बॉइल्ड एग ले तो बहुत तेजी से, इवन कि आप 10 से 12 एग डेली ले सकते हैं। 10 से 12 एग डेली
ले सकते हैं। इससे बहुत तेजी से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डाइट में आती है वो आती है आपको कीटो डाइट। कीटो डाइट में बेसिकली हम क्या कहते हैं कि प्रोटीन भी कम करते हैं एंड कार्ब भी कम करते हैं, हाई फैट डाइट लेते हैं। हाई फैट डाइट लेने से क्या होता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारा बहुत ज्यादा होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस बहुत ज्यादा होता है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस तो तब होगा जब आपके पास स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन नहीं बचेगा। तो जब आप फैट लेते हैं ज्यादा, तो वैसी सूरत में ग्लूकोनियोजेनेसिस से पहले आपका जो भी स्टोर्ड है एनर्जी का सोर्सेस वो टूटने लगता है, और जिसकी वजह से बॉडी वेट लॉस होता है। तो वैसी सूरत में सिर्फ 5 से 10% कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और 30 से 40% प्रोटीन लेते हैं, और फैट जो है वो मोर देन 50% लेते हैं। फैट मोर देन 50% लेते हैं तो हम कीटो डाइट पे पहुंच जाते हैं, और ऐसी सूरत में भी वेट रिडक्शन हम बहुत तेजी से करते हैं। तो इस तरह से हम डाइट में डाइट के जरिए हम वेट रिडक्शन एंड ब्लड प्रेशर रिडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है हमारी कि लाइफ स्टाइल में और क्या करना है, तो नेक्स्ट जो है हमें स्मोकिंग को छोड़ना है। स्मोकिंग को छोड़ना है, अगर छोड़ना या छुड़ाना है, अगर कोई स्मोकर है तो उसे छुड़ाना है, क्योंकि स्मोकिंग जो है ये लीड करता है आपके हार्ट डिजीज एंड वास्कुलर स्टिफनेस को। वास्कुलर स्टिफनेस को लीड करता है, वास्कुलर एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ाने में मदद करता है, और जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन एंड अदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकते हैं। तो स्मोकिंग को रिलीज करना है। इसके अलावा अल्कोहल अल्कोहल को भी छोड़ना है या छुड़ाना है। अल्कोहल को भी छोड़ना है, ये छुड़ाना है। इवन बहुत सारी स्टडी ऐसी बताई गई है कि 30 to 90 ml तक अल्कोहल पर 24 आवर आपके वेसल्स के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। रेड वाइन की बात करूं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा पाई जाती हैं। तो 30 to 60 ml तक अल्कोहल, 30 to 90 ml तक परमिसेबल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर इस्लाम और अदर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो आप 30 से 90 ml तक ही लीजिए, तो भी लीवर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो ध्यान में रखते हुए हमेशा अल्कोहल को भी बंद करना चाहिए। फिर रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। नेक्स्ट है लाइफ डाइट एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से या एक्सरसाइज से मुराद ये है कि एक पर्सन को कम से कम हफ्ते में 150 मिनट डिवाइड करके या तो 30 मिनट बाई 7/5 डेज करना है, यानी वीक के 7 में से 5 दिन करना है, 2 दिन रेस्ट लेना है। या फिर डेली बेस पे करें, ज्यादा अच्छा है, लेकिन मिनिमम 150 मिनट एक्टिव एक्सरसाइज करना है। एक्टिव एक्सरसाइज से मुराद ये होता है कि या तो आप ब्रिस्क वॉकिंग करें यानी तेज कदमों से चले, या फिर आप जॉगिंग करें, या फिर आप साइकिलिंग करें, या फिर आप स्विमिंग करें। इस सूरत को एक्टिव एक्सरसाइज में रखा गया है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इससे ये आप अपने टारगेट वेट को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जो हमारे पास ड्रग्स होते हैं, कुल मिला के 6 टाइप ऑफ ड्रग्स हैं।
कुल मिला के 6 टाइप ऑफ ड्रग्स है। कौन कौन से ड्रग्स है, कोई बता सकता है ये 6 टाइप्स ऑफ ड्रग्स? हेलो, हेलो, फार्माकोलॉजिकल में। हाँ ड्रग्स जब बोल रहा हूँ तो फार्माकोलॉजिकल में ही होगा ना। डायूरेटिक, ओके, वेरी गुड। बीटा ब्लॉकर्स ओके, और ACE इनहिबिटर्स ओके, वेरी गुड। 3। और सर और नहीं याद आ रहा। और अल्फा कुछ बता ब्लॉकर। सकते हैं? हाइपरटेंसिव ड्रग, हाँ, अल्फा ब्लॉकर। एंटी हाइपरटेंसिव, अल्फा ब्लॉकर 4, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर 5, हाँ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ही ड्रग्स बोल रहा हूँ ना, उसी के ये मोस्टली जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजियोटेंसिन ब्लॉकर हो सकते हैं। अरे ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। यस सर, ARBs ये यस 6 सर। टाइप के मोस्ट कॉमन ड्रग्स होते हैं। ये 6 टाइप के मोस्ट कॉमन ड्रग्स होते हैं। इसके अलावा कुछ मिसकेलेनियस ड्रग्स भी है, जिसमें एक सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स होते हैं, एक सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स होते हैं। दूसरा आपको ये वैसो वेनोडाइलेटर्स होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वेन्स को डायलेट करते हैं, वेनोडाइलेटर होते हैं। तीसरा आपको ये होते हैं, क्या नाम है, रीनो प्रोटेक्टिव ड्रग्स होते हैं, रीनो प्रोटेक्टिव ड्रग। तो ये सब भी हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो 1 बाय 1 हम ड्रग्स को थोड़ा ड्रग्स के क्लास को देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डायूरेटिक्स, कोई बता सकता है कितने टाइप के डायूरेटिक्स होते हैं? डायूरेटिक, हाँ, लूप डायूरेटिक होता है। ओके 1। हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। 1, और एक होता है सर, एक होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। 2, ऑस्मोटिक होता है। थाइजाइड, वेरी गुड। चलो सबके सब मिल गए मुझे। मेनली 4 टाइप के डायूरेटिक होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या होता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। दूसरा होता है लूप डायूरेटिक। तीसरा होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। एंड चौथा होता है थियाजाइड डायूरेटिक। ओके, सो लूप डायूरेटिक जो है, सॉरी पहले ऑस्मोटिक डायूरेटिक। तो जैसे हमारा मेनिटॉल हो गया, जो हाई ऑस्मोलर हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड्स होते हैं, जो भी हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड्स होते हैं वो ऑस्मोटिक डायूरेटिक का काम करते हैं। जो भी हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड होते हैं वो ये लूप ऑस्मोलर डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक का काम करते हैं, जैसे में मेनिटॉल। तो मेनिटॉल अगर हम बात करें तो मेनिटॉल का इंडिकेशन हमारा कहाँ कहाँ है, कब हम हाइपरटेंशन के केस में मेनिटॉल इस्तेमाल करेंगे? इंडिकेशन ऑफ मेनिटॉल आप सब लोग नोट कर रहे हैं ना? यस सर। तो इंडिकेशन ऑफ मेनिटॉल, मेनिटॉल पर सबसे पहले हाइपरटेंसिव क्राइसिस,
हाइपरटेंसिव क्राइसिस या एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ये 3 कंडीशन में तो यूज करना ही करना है। चौथा, एक्यूट रीनल फेलियर इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, एक्यूट रीनल फेलियर इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ओके, सर थर्ड नंबर पे क्या बताए थे? हाँ, थर्ड नंबर पे क्या बताए थे? हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। एक्यूट रीनल फेलियर इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इसके अलावा स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स चाहे वो इस्चेमिक है या हेमरेजिक है, स्ट्रोक्स। हाँ सर हाँ, मैनिटोल मतलब इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम भी करता है ना सर? बिल्कुल इंट्राक्रैनियल प्रेशर। एक्यूट रीनल फेलियर में काम करता है सर? हाँ, सर मेनली मतलब उसका सिर्फ मतलब मेनली एक्यूट रीनल फेलियर में काम करता है, एक्यूट किडनी डिजीज हाँ, में सीकेडी में नहीं देना है, मैनिटोल। सीकेडी में नहीं देना है। सर अभी मेनली बताता दो ही हूँ। काम है मैनिटोल के। हाँ, जी सर। अभी तो सर मैनिटोल का वर्क पूछना था। बेसिकली ऑस्मोटिक डायोटिक है, ऑस्मोसिस के जरिए। ऑस्मोसिस क्या है कि हाइयर कंसंट्रेशन की तरफ लोअर कंसंट्रेशन से, तो चूंकि इसका ऑस्मोलर वेट इतना ज्यादा होता है कि फ्लूइड को अपनी तरफ रिटेन करता है, और रिटेन करके ऑस्मोसिस करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल देता है। जी सर। ठीक है, तो अब इसके कंट्रा इंडिकेशन लिख लीजिए। सबसे पहला हाइपोटेंशन, दूसरा सीकेडी, तीसरा मैसिव हेमरेजिक स्ट्रोक, मैसिव हेमरेजिक स्ट्रोक which lead more than 60 ml hematoma, which lead more than 60 ml hematoma। हेमरेजिक स्ट्रोक में भी इंडिकेटेड है, हेमरेजिक स्ट्रोक में भी इंडिकेटेड है, लेकिन अगर 60 ml ब्लड लॉस का हेमाटोमा, इंट्राक्रैनियल हेमाटोमा हुआ है या उससे ज्यादा बड़ा हेमाटोमा हुआ है, तो फिर कंट्रा इंडिकेटेड है। या यूं कह लीजिए 3 mm से बड़ा, 3 mm से बड़ा हेमरेजिक स्ट्रोक है, 3 mm से बड़ा हेमरेजिक स्ट्रोक है, यानी जहां से वेसल्स टीयर किया वो टीयर का साइज 3 mm से ज्यादा है, तो वैसी कंडीशन में कंट्रा इंडिकेटेड है। ओके, हेलो। यस सर। हम्म, यस सर। उसके बाद इसके डोज क्या होंगे? डोज मैनिटोल 10 to 20%, मैनिटोल 10 to 20%, 100 to 375 ml, 100 to 375 ml IV TID, फास्ट आईवी, सिर्फ आईवी मत लिखो, फास्ट आईवी, कभी भी इसको स्लो नहीं देने का। फास्ट आईवी TID
for 3 to 7 days. For 3 to 7 days. क्यों स्लो आईवी नहीं देते हैं? हेलो, Yes, sir. क्यों स्लो आईवी नहीं देते हैं? कोई बता सकता है स्लो आईवी क्यों नहीं देते? क्यों मैंने लिखा है फास्ट आईवी? अमूमन ज्यादातर ड्रग्स में आप लोगों ने देखा होगा कि स्लो आईवी दिया जाता है, लेकिन ये सिंगल ऐसी समझो ड्रग्स है जिसको एकदम फास्ट आईवी देना है। और भी कुछ ड्रग्स है जैसे एडिनोसिन है, इसको भी बहुत फास्ट आईवी देना होता है। क्यों? सर ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड में शिफ्ट कर देता है अगर फास्ट देंगे तो। ये क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन है। क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन होने की वजह से जैसे ही ये आप जहां पे भी डालेंगे, ऐसे आप जैसे आईवी फ्लूइड आपने लिया उसको देना है, तो आपने जो ये होता है आईवी सेट होता है ना, आईवी सेट के एयर्स को निकालने के लिए जब आप देखेंगे जिस जगह पे डालेंगे तुरंत में वो शुगर टाइप में जम जाएगा, शुगर या फिर आप ये कह लीजिए सॉल्ट टाइप में जम जाएगा। तो जब आप स्लो पुश करेंगे, स्लोली देंगे, 1 मिनट में 5 ड्रॉप 6 ड्रॉप करके देंगे, तो वो इंट्राकैथ को ब्लॉक कर देगा, आपका जो आईवी लाइन है उसको ब्लॉक कर देगा, और फिर ये लीड करेगा आपके थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म को। इसलिए हमेशा इसको कभी भी फास्ट देना चाहिए, स्लो नहीं। ड्यू टू क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन होने की वजह से ये तुरंत डिपॉजिट होने लगता है, जमने लगता है। ओके, हेलो, यस सर। इसके बाद बात आती है लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक में आपको जो मेन कॉमन ड्रग यूज में है वो है हमारा फुसेमाइड एंड टॉर्सेमाइड। फुसेमाइड एंड टॉर्सेमाइड, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये लूप डायूरेटिक है। लूप डायूरेटिक है मतलब कि ये लूप पे ही काम करेगा, पूरे लूप पे ही काम करेगा। अब लूप पे कैसे काम करेगा? लूप पे काम करने के लिए क्या करेगा ये, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था जब हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर पढ़ाया था, तो इसमें बताया था आपको रास में, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम में बताया था कि लूप पे सिर्फ और सिर्फ जो ये होता है आपका पीसीटी एंड डीसीटी। पीसीटी एंड डीसीटी पे लगभग दोनों मिला के 90% तक एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन वापस से फ्लूइड रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये तो पीसीटी एंड डीसीटी हो गया। इसके अलावा अदर पार्ट में भी तो जो ये रीअब्जॉर्प्शन होता है, इस रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। तो रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट होता है तो होता है, और इसकी वजह से यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है। तो लूप डायूरेटिक यहीं पे काम करता है, और इसकी वजह से यही वजह, चूंकि फ्लूइड तो आपको पहले भी बताया था, फ्लूइड अकेले जाता नहीं है, अपने साथ सोडियम वगैरह को लेके जाता है। तो इसकी वजह से लूप डायूरेटिक का एक कॉम्प्लिकेशन भी क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी करता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी करता है, तो ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। तो लूप डायूरेटिक में मेनली फुसेमाइड एंड टॉर्सेमाइड देते हैं। अब इंडिकेशन ऑफ फुसेमाइड लिख लीजिए, इंडिकेशन ऑफ फुसेमाइड लिख लीजिए। all type of heart failure, all type of heart failure